Hello, good morning. This is my 13th October lecture, and in previous lecture we have discussed about the differentiation, its mathematical meaning, then geometrical meaning, then physical meaning, or some examples we have discussed. In integration we also discussed about their mathematical meaning, then geometrical meaning, then physical meaning, and then after we also discuss about the some numerical examples in this class also. So first we shall discuss about the integration. What is integration? Integration is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. Integration is the reverse process of differentiation. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग करना, सेपरेट करना. इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलाना. तो यहां पर हमारे पास क्या है, किसी भी चीज को, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, अगर हम लोग उससे क्या करते जाए, बड़ा करते जाए, मैग्नीफाइड करते चले जाए, तो हमें क्या मिलेगा, धीरे 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 टीवी स्क्रीन पर अलग अलग छोटे छोटे डॉट्स नजर आने लगते हैं. ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन. और अगर मान लो हम लोग अलग अलग डॉट्स को छोटा करते जाए तो वापस से क्या मिल जाएगी, वापस से एक स्क्रीन हम लोगों को मिल जाती. बस यही चीज क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन कहलाती है. इंटीग्रेशन हम लोग वर्ड जानते हैं अच्छी तरह से, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता. तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को आपस में मिलाते हैं. चीजों को अलग अलग करना, सेपरेट करना, डिफरेंशिएशन. और चीजों को मिला करके एक करना, ये इंटीग्रेशन कहलाता है. तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है. यानी हमारे पास जो फॉर्मूले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर डिस्कस किए थे, उसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर क्वेश्चन था, राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर था. तो इंटीग्रेशन में आंसर क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आंसर बन जाता है. इसी वजह से हम लोग इससे बोलते हैं डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं. इसके अंदर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं डिफरेंशिएशन d/dx log x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया था, 1/x आया था. तो इंटीग्रल 1/x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा. अब आप समझ गए, इसके अंदर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसके अंदर और इंट्रोड्यूस होता है. तो अब आप लोग आसानी से समझ गए कि यहाँ पर किस तरह से, क्यों हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्योंकि हम लोग जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x. तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा. ये एक बेसिक चीज है. अब यहां पर हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास किस तरह से हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है. और मेथड, ये तो हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलस वे हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने बता दिया इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अब हम लोग इससे मैथमेटिकल मीनिंग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे. तो हम लोग छोटी क्लासेस के अंदर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं. जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया 3 + 5 = 8. छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 3 + 5 = 8. तो यहां पर हमारे पास 3 अलग नंबर है, 5 अलग नंबर है. दीज नंबर्स आर कॉल्ड डिस्क्रीट नंबर्स. ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट नंबर्स कहलाते हैं. कंटिन्यूअस नंबर क्या होंगे, 3 से लेकर 5 तक के. अगर हमने नेचुरल नंबर बोले 3 4 5,
3, 4, 5, तो 5, 4 भी इसके अंदर आ गया। तो अगर हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, नेचुरल कंटिन्यूस नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर अपन जनरल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 3 के अंदर ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 3.01, फिर उसके बाद 3.001, फिर उसके बाद 3.0001। इस तरह से हमारे पास 3 और 0 और 1 से मिलाकर के हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद और भी नंबर इसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके पास है। अब अगर हम लोगों से बोला जाए कि सारे कंटिन्यूस नंबर्स का हम लोग क्या करें, ऐड करें, तो क्या ये एडिशन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स का एडिशन हम लोग किसके थ्रू करते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं। तो बस इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ कंटिन्यूअस नंबर्स। डिस्क्रीट नंबर्स हम लोग जानते हैं 3 + 5 = 8 है, 7 + 5 = 12 होता है, 7 + 8 = 15 होता है। दीज आर द एडिशन ऑफ डिस्क्रीट नंबर्स, अलग अलग नंबर्स का सम है। और कंटिन्यूअस नंबर के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, जितने भी पॉसिबल नंबर्स होते हैं सारे के सारे पॉसिबल नंबर उसके अंदर ऐड होंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स का अगर हमें सम करने को बोला जाए तो ये सारे के सारे नंबर का सम करना हमारे लिए क्या होगा कि प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें 3 से लेकर 5 तक के सारे नंबर्स, कंटिन्यूस नंबर्स का अगर हमें सम करना हो तो फिर हम लोग हमारा जो एडिशन वाला मेथड उसे काम में नहीं लेकर के इंटीग्रेशन वाला मेथड काम में लेते हैं। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द एडिशन और सम ऑफ कंटिन्यूअस नंबर्स। ये है मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। What is the mathematical meaning of integration? Integration is the addition or sum of continuous numbers. That's it. तो ये हमारे पास इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो ये कैलकुलस के हिसाब से हो गया, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आता है आपके पास इंटीग्रेशन इज द sum of all continuous numbers. All continuous numbers, ये आपके पास आ गया। अब आपसे बोला जाए add 3 and 5, तो हम लोग एडिशन प्रोसेस से करेंगे 3 + 5 = 8। लेकिन अब अगर हम लोगों से बोला जाए add all the numbers from 3 to 5, तो फिर हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग कंटिन्यूस नंबर्स का क्या करते हैं, सम करते हैं। तो सम करना, अगर कंटिन्यूस नंबर का सम करना है देन वी यूज द इंटीग्रेशन। 3 से 5 तक के नंबर्स का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 5, और फिर उसके बाद जो भी हमारे पास इसके अंदर वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू का हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस हमारे पास। अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 से लेकर 5 तक के जितने भी कंटिन्यूस नंबर्स हैं उन सब का इसके अंदर सम हो गया। ये चीज आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर आती है। तो अगर हमें डिस्क्रीट नंबर्स का सम करना है तो हमारा जनरल जो प्रोसेस जो सीखते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से वो एडिशन होगा। और अगर मान लो हमें कंटिन्यूस नंबर सारे नंबर्स का सम करना है तो फिर हम उन्हें क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का हमारे पास क्या हो गया, मैथमेटिकल मीनिंग हुआ। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है और वो चीज क्या है, और वो चीज है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग किस तरह से करना है। तो हमारे पास जैसे मान लो आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन के अंदर आ गया, जैसे इंटीग्रेशन हमारे पास कोई भी वैल्यू आ गई, y dx आपके पास आ गया। y एक गिवन फंक्शन है x के फॉर्म के अंदर और dx आपके पास उसके अंदर वैल्यू है। तो ये इंटीग्रेशन के सिंबल से हम लोग वैल्यू लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लो हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए
क्या चीज आ जाएगी, मान लो कोई भी कर्व दे दिया, इधर y दे दिया, इधर x दे दिया, और कोई भी एक कर्व्ड लाइन दे दिया, और इस कर्व्ड लाइन का हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारा इंटीग्रेशन में निकल जाएगा। पहले हम लोग एक सिंपल वे कंसीडर करते हैं, और सिंपल वे क्या है आपके पास कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी कर्व लाइन है, ये y कोऑर्डिनेट है, इधर x कोऑर्डिनेट है, यहां से लेकर यहां तक की चीज हम लोग कंसीडर करेंगे, और हमारे पास ये हो गई लेंथ, ये होगी ब्रेथ, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अगर इसकी जगह पर हमारे पास क्या होता है, एक कर्व लाइन आ गई, एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कर्व, देन व्हाट शैल वी डू, हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, और हमारे पास तो एरिया का फॉर्मूला तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और इतना छोटा पार्ट हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे कि ये वाली जो वेरिएशन है, जो इसके कर्व लाइन है, इसका वेरिएशन आपके पास क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई, y आ गई, और ये जो हमारे पास छोटा सा जो रेक्टेंगल बना, इसकी विड्थ कितनी आएगी, dx आ गई। तो इस छोटे से रेक्टेंगल का अगर हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना हो, तो इस छोटी सी रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, y इंटू dx हो जाएगा। फिर हम लोग इस पूरे के पूरे कर्व लाइन को अलग अलग छोटे छोटे क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, और फिर उसके बाद उन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अगर गिनने लायक है तो हम लोग नॉर्मल एडिशन करेंगे, और क्योंकि हमारे पास एक कर्व लाइन कंटिन्यूअस है, तो ये रेक्टेंगल्स भी आपके पास नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट होंगे, यानी कि एक बहुत ज्यादा नंबर्स इसके अंदर होंगे जिनका नॉर्मल एडिशन करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम इन सब का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमारे पास इंटीग्रल y dx, और x की वैल्यू कहां से चल रही, मान लो 0 से लेकर के यहां तक x चल रही है, तो 0 से लेकर के x y dx, ये चीज क्या है आपके पास, एरिया ऑफ कर्व आया। तो किसी भी कर्व लाइन का एरिया हमें किससे शो होता है, इंटीग्रेशन से शो होता है। तो एरिया ऑफ कर्व हमें कैलकुलेट करना हो तो हम लोग किसके थ्रू करेंगे, इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे। जिस तरह से हम लोगों को रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फाइंड करना था, डिफरेंशिएशन से किया, स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करना था, डिफरेंशिएशन से किया, उसी तरह से कंटिन्यूअस नंबर्स का अगर हमें सम करना है, इंटीग्रेशन से करेंगे। किसी भी कर्व का एरिया कैलकुलेट करना है, तो अगर मान लो कर्व कंटिन्यूअस हमारे पास है, तो हम लोग उसका एरिया किससे करेंगे, इंटीग्रेशन से करेंगे। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व। तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास क्या आया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। फिर हमने उसके अंदर ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाला था, वो क्या निकाला था, स्लोप ऑफ कर्व इज एक्सप्रेस्ड बाय द डिफरेंशिएशन। यहां पर आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा, इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ ऑल कंटिन्यूअस नंबर्स, जो भी आपके पास गिवन रेंज दे रखी हो उसमें सारे नंबर्स का सम होगा। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन शोज द एरिया ऑफ द कर्व। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। तो कभी भी हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, या अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो एरिया ऑफ कर्व कैलकुलेट करके ज्योमेट्रिकली हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर आ गई। अब एक और चीज इसके अंदर हमारे पास आती है, फिजिकल मीनिंग। मैथमेटिकल मीनिंग हो गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अब किसके बारे में बात करेंगे, फिजिकल मीनिंग के बारे में बात करेंगे। और फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास
कोई भी कर्व दे दिया, कौन सा वाला कर्व दे दिया आपको, वेलोसिटी टाइम कर्व दे दिया, और हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। यानी वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी। इसी तरह से एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो ये चीज हम लोगों को फिजिक्स के अंदर ध्यान रखनी है। फिजिकल मीनिंग की बात करें, पहला आएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में दे रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम gives us distance travel. और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू time gives us velocity or speed of particle. ये हमारे पास मोशन के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, इंटीग्रेशन का मीनिंग, फिजिकल मीनिंग आ गया। तो मैथमेटिकल मीनिंग हमारे पास आ गया, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस के तौर पर, इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ ऑल कंटिन्यूअस नंबर्स, मैथमेटिकल मीनिंग आ गया, एंड इंटीग्रेशन गिव्स द एरिया ऑफ कर्व। और फिजिकल मीनिंग हमारे पास आ गया, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल मिलेगी। अगर हम एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी या स्पीड हमें ऑब्टेन्ड होगी। ये फिजिक्स के अंदर इसका यूज है। तो जब भी हम लोगों को एक्सेलरेशन टाइम के फॉर्म के अंदर दे रखा है, यू जस्ट इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी विल फाइंड आउट द velocity of the particle. If velocity is given to us in the form of or in terms of time, then you just integrate the velocity with respect to time. It will gives us the distance traveled by the particle. These are the physical meaning of integration is used in this respect of motion. तो ये वाली चीज हमारे पास इसके अंदर आएगी। अब हम लोग इसके अंदर कुछ फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन के अंदर यूज होते हैं, कुछ रूल्स हैं जो इंटीग्रेशन के अंदर यूज होते हैं, उन पर हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलास। Okay, now we shall discuss about the formula. इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अंदर द मोस्ट फेमस फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आता है इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर नीचे और ऊपर हमें लिमिट नहीं गिवन हो तो यहां पर प्लस सी आएगा, और अगर मान लो हमें लिमिट गिवन हो तो फिर इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी, 0 से लेकर के 4 दे दी, एक्स एन डी एक्स दे दिया, कोई भी पावर वगैरह दे दी, तो हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स दे दिया तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। अब यहाँ पर क्योंकि लिमिट गिवन है तो प्लस से नहीं आएगा, अगर लिमिट गिवन नहीं है तो फिर हमारे पास प्लस से इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपका 0 से लेकर के 4, फिर उसके बाद वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से लेकर के 4। फिर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस x की जगह पर ये 4 अपर लिमिट पुट करेंगे, ये कहलाती लोअर लिमिट, इससे नीचे वैल्यू नहीं जा रही,
ये कहलाती अपर लिमिट, इससे ऊपर की वैल्यू नहीं जा रही, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 4 तक की सारी वैल्यूज को हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है, जो इंटीग्रेशन के थ्रू कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 पावर कितनी आएगी 3/3 माइनस लगेगा, फिर उसके बाद लोअर लिमिट x की जगह 0 की पावर 3/3, 4 की पावर 3 का मतलब हो गया आपके पास 4 इंटू 4/3 माइनस 0, और यह आ जाएगा आपके पास 64/3। ये आपके पास इसके अंदर इंटीग्रेशन आया। तो 4 4 16, 16 4 64/3, ये हमारे पास इंटीग्रेशन इस कंडीशन के अंदर आया जहां पर हमें वैल्यू गिवन है। तो ये चीज आपके पास पहला फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रल xn dx इज इक्वल टू xn प्लस 1/n+1। अगर लिमिट नहीं दे रखी तो प्लस सी आएगा, और लिखना नहीं भूलना हम लोगों को, और अगर लिमिट दे रखी तो प्लस सी नहीं आएगा, बल्कि उसी लिमिट से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, xn dx इज इक्वल टू xn प्लस 1/n+1 प्लस सी। दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर जो आएगी, अब उसके अंदर क्या चीज रहेगी बेटा, वो चीज रहेगी हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आ रही है, नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास इसके अंदर आएगा, और वो होगा इंटीग्रल 1/x dx इज इक्वल टू log x। अगर कोई लिमिट नहीं दे रखी तो प्लस सी, लिमिट है तो फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। वही डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ही हैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने लिखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पर 1/x, इसी तरह से ex का ex ही था, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ex की वैल्यू कितनी रहेगी, ex प्लस, इसी तरह से इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस cos x प्लस सी, इसी तरह से इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू आ जाएगा sin x प्लस सी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर यूज आएंगे। इसके अलावा इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों ने जो डायरेक्ट फॉर्मूले इसके अंदर देखे थे, भाई tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। या इसी तरह से cot x का डिफरेंशिएशन था माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन हो जाएगा cot x। तो अगर मान लो इस तरह की वैल्यूज आपके पास फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, तो वी कैन यूज इट इन इंटीग्रेशन। और ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। अब इसके बाद इसके इंटीग्रेशन के रूल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इंटीग्रेशन के रूल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज आती है आपके पास इंटीग्रल सी यू डी एक्स, जहां पर सी कांस्टेंट है। तो जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, जैसे 4x², 3x², इस तरह की जो भी वैल्यू होगी, उसमें कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, यू डी एक्स आ जाएगा। कांस्टेंट हमारे पास इसके अंदर बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेट बिल्कुल इस तरह से, जैसे मान लो आपके पास आ गया 4x² dx, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास 4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल x² dx आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, x² की जगह आ जाएगा वो 2 + 1/2 + 1, और वही चीज आपके पास इसके अंदर वैल्यू रह जाएगी 0 से लेकर के कहां तक, जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 4 × x³/3। इस तरह से हमारे पास xn dx की वैल्यू हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर वही चीज है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और इस चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपके पास, अगर मान लो दो टर्म हम लोगों को दे दी,
C1u प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है C2v dx, जहां पर C1 और C2 कांस्टेंट है और u और v आपके पास अगर ये x है तो x के टर्म्स हो तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा C1 बाहर इंटीग्रल u dx, प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस, C2 बाहर इंटीग्रल v dx। ये फॉर्मूला हमारे पास, इसका रूल हमें फॉलो करना है। प्लस माइनस हो गया, इसके बाद आपके पास आ जाएगा, मान लो मल्टीप्लाई है u इंटू वी इंटू डी एक्स, एक्स u और v x के फंक्शन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसके अंदर u जैसा का जैसा और v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगेगा, फिर u का डिफरेंशिएशन होगा du अपॉन dx और v का इंटीग्रेशन होगा और v dx, फिर जो भी वैल्यू मिलेगी उस पूरी वैल्यू का एक बार फिर इंटीग्रेशन होगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रूल्स हुए। तो अगर मान लो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। अगर मान लो एक से ज्यादा टर्म्स है जो प्लस और माइनस के अंदर आ रही हैं, उनका भी इंटीग्रेशन हमारे पास इसी तरह से कैलकुलेट होगा। और अगर मान लो हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट होगी। अगर मान लो हमारे पास लिमिट वाले हैं, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं लग रही, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट लग रही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर मान लो हमारे पास लिमिट वाली चीजें हैं और इस तरह से गिवन लिमिट आ रही है 0 से लेकर x तक, u dx आपको दे दिया, तो ये 0 से लेकर x तक की जो लिमिट है, आप चाहे तो इसको लिमिट को हाफ कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से लेकर के x/2 u dx हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास इसके अंदर माइनस x से लेकर के प्लस x तक की यूनिट दे रखी, लिमिट दे रखी है, और हम लोग अगर इसे चेंज करना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से x तक लिमिट कर सकते हैं। ये भी रूल्स के अंदर शामिल है। तो जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वैल्यूज को, जो लिमिट्स है, उस लिमिट्स को हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले और कुछ रूल्स हो गए। ये रूल्स वगैरह आप लोग नोट करने के मैं फ्यू सेकंड्स दे देता हूँ। देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द सम important examples based on integration. Okay. Now we move to some more examples. ये मैं इसके अंदर कर देता हूँ। First question, first example, if v is equal to 2t plus 3 meter per second, then calculate the distance traveled by the particle between t is equal to 1 second to 4 second। ये आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, वेलोसिटी हमें t
टाइम के फॉर्म के अंदर दे रखी है और वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द टाइम इंटरवल 1 से लेकर 4 सेकंड के बीच में हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल को हम लोग x से डिनोट कर देते हैं या s से डिनोट कर देते हैं। एंड इट विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, वेलोसिटी का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल हम लोगों को मिल जाएगी। फर्स्ट वाला है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमारे पास और v dt लिमिट ये हो जाएगी 1 से लेकर कहां तक 4 तक। अब v की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, v की वैल्यू आ जाएगी वही 1 से लेकर के 4 तक और 2t प्लस 3 इंटू dt। 2 तो बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा आपके पास t dt 1 से लेकर 4 तक, फिर प्लस इंटीग्रेशन 3 बाहर निकल जाएगा और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी dt रह जाएगा, क्योंकि 3 केवल कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर dt रह गया आपके पास। आप चाहे तो अंदर भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं। तो s इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2, यहां पर t की पावर कितनी मानेंगे हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x एंड dx का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा n प्लस 1 की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। कहां से कहां तक 1 से लेकर के 4 तक प्लस 3 dt। अब ये जो dt है इसको मैं इस तरह से शो करता हूं, 1 इंटू dt लिखा जा सकता है इसे, 1 इंटू dt लिख दिया। केवल सिंगल dt या dx हो तो हम लोग 1 इंटू dt लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 की जगह पर t पावर 0 इंटू dt लिखेंगे। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो वैल्यू उसकी कितनी होती 1 होती। अब n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी t की पावर 1 अपॉन 1 यानी सिंपल t, यानी इंटीग्रल dt की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास t आएगी 1 से लेकर के 4 तक, यहां भी 1 से लेकर के 4 तक की लिमिट हो जाएगी। तो s इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक 1 से लेकर के 4 तक, प्लस 3 इंटू t 1 से लेकर 4 तक, लिमिट पुट करेंगे हम लोग s इज इक्वल टू 2 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 1। तो हमारे पास यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल आ जाएगी 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 3, 4 माइनस 1 आ गया 3। s इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2 हमारे पास इसके अंदर एलसीएम हो जाएगा, तो 16 माइनस 1 आ गया प्लस 9, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू 16 माइनस 1 हो गया 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर मान लो हमारे पास v इज इक्वल टू 2t प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और फिर ये वैल्यूज आपके पास इसके अंदर आएगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसको नोट करने के लिए दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, second example, if A is equal to t plus 1 meter per second square, then calculate the velocity acquired by the particle from t is equal to 0 to t is equal to 3 seconds. ये एक वैल्यू हम लोगों को दे दी। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 3 सेकंड्स तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू वही 0 to 3, एक ही जगह पुट किया हमने 2t plus 1 into dt, सेपरेट करेंगे और v इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 3 t dt प्लस 1, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, 0 to 3 dt। सिमिलर वे से हम लोगों के पास 2, ये वैल्यू आ जाएगी t की पावर 1 मान सकते हैं हम लोग इसको, तो 1 plus 1 upon 1 plus 1, 0 to 3 प्लस 1, यहाँ पर वही t की पावर 0 लेंगे, इंटीग्रल dt की वैल्यू रहेगी t 0 to 3, फिर उसके बाद v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 into t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 into t, 1 लिखने की जरूरत नहीं है अब, 0 से लेकर के 3, तो v इज इक्वल टू 2 से हम चाहे तो 2 कैंसिल कर दे, 0 से लेकर के 3, तो 2 का स्क्वायर हम लोग इसके अंदर करेंगे, यानी पहले 3 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, 0 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 3 माइनस 0, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 0, और v इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। वैल्यू आपके पास इसके अंदर आ जाती है, तो ये वैल्यू आपके पास इसके अंदर आएगी। तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड और विल बी 12 मीटर पर सेकंड, आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। तो ये आपके पास इस तरह से हम लोगों को, अगर मान लो वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल कैलकुलेट करनी है, तो हम लोगों के पास क्या होगा कि उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, और सिमिलरली हमारे पास इसके अंदर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी कैलकुलेट करवानी है, देन वी हैव टू इंटीग्रेट द एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमारे पास टोटल
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सारी चीज होगी। अगर पोजीशन दे रखी, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी दे रखी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इंटीग्रेशन। इस तरह से हमारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर आती है। फ्यू सेकंड्स आपको नोट करने के लिए दूंगा। With this, the integration will be finished.